हेलो फ्रेंड्स, जूलॉजिक्स में आपका फिर एक बार स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने जूलॉजी का एक टॉपिक 11th का शुरू किया है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें हमने अभी तक बेसिकली जो उसका जो एनाटॉमी है और जो रेस्पिरेशन का सिस्टम है, पाथ ऑफ रेस्पिरेशन है, जो नॉस्ट्रिल से लेके हमने अल्वोलाई तक देखा। फिर हमने उसके अंदर जो एनाटॉमी है ब्रोंकियोल से लेके जो है सो के अंदर अल्वोलाई के बारे में देखा। फिर हमने जो जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन रहता है उसकी एनाटॉमी देखी और बहुत सी चीज़ें हमने देखे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो देखा हमने, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर क्या होता है वो देखा हमने। फिर देखा वॉल्यूम्स देखा हमने, जिसमें टाइडल वॉल्यूम वगैरह हमने देखा। फिर कैपेसिटीज हमने देखा। अब आज हम देखने वाले हैं वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो आप जैसा कि हम जानते हैं कि हमने शुरू किया है टॉपिक हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे पहले मैं लिख देता हूं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। ये हमारा टॉपिक है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये हमारा टॉपिक है जिसमें मैंने जैसा कहा कि हमने एनाटॉमी से लेके उसके अंदर के जो भी डिटेल्स है वो देखे, कैपेसिटीज से लेके वॉल्यूम से लेके। आज हम देखने वाले हैं हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट आज का सब टॉपिक क्या है हमारा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो जो गैसेस इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग, हम सब जानते हैं, वो है O2 और CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है हमारे जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन वाले सेक्शन में, वो होता है उसका मीडियम है। इसको ट्रांसपोर्ट करने वाला मीडियम क्या है? हमारा ब्लड खून का मामला है ये। तो ये ब्लड जो है ये मीडियम है, इसके जरिए हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। इसको क्या करेंगे हम? मीडियम क्या है? ब्लड है। ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हमारे बॉडी में होता है। तो उसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन का, O2 का जो 97% ट्रांसपोर्ट होता है वो आरबीसी के जरिए होता है। आरबीसी, ये आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स और कॉर्पुस्कल भी कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स। तो रेड ब्लड सेल्स जो है आरबीसी 97% हमारा ऑक्सीजन कैरी करते हैं, और जो बचा हुआ 3% है वो डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा, ये भी एक ब्लड का कंपोनेंट है। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड में ही होता है, तो ब्लड प्लाज्मा भी कहा जाता है या प्लाज्मा कहा जाता है। डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन का देखा कि 97% आरबीसी के जरिए जो है सो ब्लड में ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और 3% डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के जरिए, ब्लड प्लाज्मा के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसी के साथ CO2 भी है हमारे बॉडी में, जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है। मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है सेल्स के, टिश्यूज के, उसके अंदर CO2 प्रोड्यूस होता है। तो CO2 कैसा ट्रांसपोर्ट होता है? CO2 ट्रांसपोर्ट कैसा होता है वो अब हम देखने वाले। ब्लड का ट्रांसपोर्ट तो हमने देखे मेनली आरबीसी, 97% जो है वो आरबीसी के जरिए होता है O2 का। अब हम CO2 का देख रहे हैं। ऑक्सीजन तो 97% आरबीसी के जरिए और 3% प्लाज्मा के जरिए होता है। तो यहां मैं लिख देता हूं क्या है? आरबीसी और प्लाज्मा ऑफ ब्लड। अब हम बात करते हैं CO2 के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे बॉडी में जो वो प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, वो कैसा ट्रांसपोर्ट होता है? CO2 ट्रांसपोर्ट होता है हमारा 3 जरिए से। 20 to 25%, 20
to 25% ये भी आरबीसी से ही होता है। आरबीसी ही उसको कैरी करती है। कितना परसेंट? 20 to 25%। और इसके अलावा 70% जो है, 70% जो है वो कैरी होता है बायकार्बोनेट, बायकार्बोनेट के रूप में, बायकार्बोनेट के रूप में कैरी किया जाता है CO2। और बचा हुआ 7% जो है, 7% डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। तो आरबीसी O2 में भी है, प्लाज्मा O2 में भी है, लेकिन परसेंटेज अलग है। यहां के आरबीसी में 97% था, लेकिन यहां पे 20 से 25% है। बायकार्बोनेट ये मेजर इसका कंपोनेंट है जो CO2 को यहां पे कैरी कर रहा है बॉडी के अंदर। तो 70% बायकार्बोनेट के रूप में CO2 हमारा बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो हमने देखा O2 और CO2 के बारे में कि ये किस परसेंटेज में कौन कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो O2 को 97% आरबीसी कर रहा है और ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और 3% डिसॉल्व्ड स्टेट में प्लाज्मा कर रहा है। और CO2 को हमने देखा 20 से 25% आरबीसी कैरी कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। 70% बायकार्बोनेट के शक्ल में, बायकार्बोनेट के रूप में वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और 7% डिसॉल्व इन प्लाज्मा। यहां तक आर वी क्लियर अबाउट इट? So this is what we should able to look at. Okay, so we are talking about transport of gases in human body. Medium is blood. Blood transports the gases in our body. What are the gases? That is oxygen and carbon dioxide. Oxygen is transported by RBC. How much percent? 97%. And remaining 3% is transported by plasma. In which state? Dissolved state. And CO2 25% is transported by RBC only, and 70% is transported in bicarbonate state, and 7% in dissolved state of plasma. This is we have seen. Let's see one by one in detail. Transport of oxygen. Let's see transport of oxygen. Next thing we are looking is transport of ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बारे में हम देख रहे हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हाउ ऑक्सीजन इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी in detail, one line by one line as per the NCERT. So don't worry, I'll be covering everything and anything that is available in our syllabus of NCERT. मैं हो सके उतना I'll try to make it simple as possible. Okay, don't worry. तो आपको देखना है अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमने देखा कि आरबीसी कैरी करती है, लेकिन आरबीसी में है ऐसा क्या है जो उसको लेके जा रहा है? तो हमारे बॉडी में एक आरबीसी के अंदर एक तरीके का प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। जैसे कि अभी डॉक्टर बोलता है ना अक्सर, सीबीसी करवा लो, टेस्ट करवा लो, ब्लड टेस्ट, उसके अंदर सबसे ऊपर रहता, सबसे स्टार्टिंग में रहता हीमोग्लोबिन। बॉडी में हीमोग्लोबिन की संख्या ब्लड में कितनी है? 11 से ऊपर होनी चाहिए नॉर्मली। अगर जिससे कम है तो डॉक्टर बोलता है हीमोग्लोबिन कम है आपके अंदर, आयरन वाली चीजें खाओ, क्योंकि आयरन कंटेन होता है हीमोग्लोबिन में। आयरन से ही हीमोग्लोबिन बनता है, ये याद रखो। ये आउट ऑफ द सिलेबस नहीं बता रहा हूं मैं, ये सिलेबस का ही हिस्सा है। तो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए आरबीसी के अंदर एक खास कंपोनेंट होता है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन, जिसको HB कहते हैं। HB के नाम से डिनोट किया जाता है हीमोग्लोबिन। HB कम हुआ ऐसा नॉर्मली सुनते हैं ना कि HB डाउन हो गया, HB डाउन हो गया, तो यही होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? रेड कलर। ये मैं वर्डिंग इस्तेमाल कर रहा हूं जो एनसीईआरटी में दिया गया है। रेड कलर्ड
पिगमेंट कंटेनिंग आयरन, आयरन लोहा। ऐसा नहीं कि आप सीधा आप आयरन की कोई चीज कंज्यूम करना है। आयरन मॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर जाते हैं, जैसे कि अलग अलग वेजिटेबल्स है जिसके अंदर आयरन होता है, खास करके कैरोट्स में, गाजर में बहुत ज्यादा आयरन होता है। तो हीमोग्लोबिन एक रेड कलर पिगमेंट है जो आयरन कंटेन करता है, प्रेजेंट होता है आरबीसी। ये आरबीसी को रेड ब्लड जो नाम पड़ा है ना, ये रेड कलर पिगमेंट जो कंटेनिंग आयरन है ना, इसी की वजह से ये रेड आया है यहाँ पे। यूं ही नाम इसको ऐसा आउट ऑफ द ब्लू, हाँ चलो रेड नाम दे दो, ऐसा नहीं होता। ये टी शर्ट के कलर के जैसा ऐसा नहीं है, रैंडमली नहीं है। उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन के अंदर जो रेड पिगमेंट है जिसकी वजह से उसको कलर, लाल कलर उसको हासिल होता है, वो लाल कलर का होता है, इसीलिए उसको रेड ब्लड कॉर्पस्कुलर कहते हैं। और वो आता है हीमोग्लोबिन के वजह से। तो हीमोग्लोबिन is a protein which is present in RBC which is red color pigment and contains iron। इतना याद रखने की आपको यहाँ जरूरत है। और ये ऑक्सीजन काम क्या करता है, ऑक्सीजन को ये हीमोग्लोबिन कैरी कैसा करता है, लेट्स सी। ये जो O2 होता है हमारा ऑक्सीजन, ये बाइंड करता है। बाइंड मतलब उसके साथ चिपक जाता है, एक बॉन्ड फॉर्म करता है। बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन, एचबी लिख रहा हूं मैं, हीमोग्लोबिन, एंड मेक ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम याद रखो इसका। O2 binds with Hb and forms ऑक्सीहीमोग्लोबिन। और ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये जो बाइंडिंग की रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल हम देखते ना, कार को रिवर्स ले रहे, मतलब पीछे भी ले सकते। यह ऑक्सीहीमोग्लोबिन बंद भी, बाइंड करके बंद भी सकता है, और जरूरत होने के बाद ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग भी हो सकता है, डिसएसोसिएशन हो सकता है जरूरत के हिसाब से। आजकल हो रहा है ना क्लासेस में, जरूरत के हिसाब से दोस्ताना हो गया, जरूरत खत्म हो गई, दोस्ताना खत्म। 2 साल साथ में है तो 2 साल तक साथ में है, और कैफे वैफे सब चालू है, और जैसे ही तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, उसी तरीके से कुछ है, समझो यहाँ पे। तो O2 binds with hemoglobin makes oxyhemoglobin, और दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन है एज पर द रिक्वायरमेंट। ये रिवर्सिबल कब होता है हम आगे देखते ही हैं। तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाता है। अब आता है इसकी कैपेसिटी। 1 हीमोग्लोबिन कैन कैरी मैक्सिमम, ये वर्ड याद रखो, मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। O2 के 4 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कौन कैरी कर सकता है, 1 Hb। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 O2 के मॉलिक्यूल्स कैरी कर सकता है बाय मेकिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इतना यहां से आपको समझने की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हमने क्या देखा, आरबीसी के अंदर रेड कलर पिगमेंट है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है, जिसमें आयरन होता है, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, कभी भी जरूरत के हिसाब से ये वापस बन जाए। जैसा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन एक जगह आके, जरूरत पड़ने पे ये डिसोसिएट होके हीमोग्लोबिन अलग हो सकता है, ऑक्सीजन भी अलग हो सकता है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, एज पर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ये अलग हो सकते हैं। और उसकी कैपेसिटी क्या है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 मैक्सिममली 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो बाइंडिंग है, ये जो मैंने कहा कि O2 बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब ये जो बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग की जो प्रोसेस है, ये बाइंडिंग को कौन कौन अफेक्ट करता है।
सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन करता है, ये अब हम देखने आ रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा प्राइमरीली जो इसको अफेक्ट करता है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सीधी सी बात है। पार्शियल प्रेशर याद करो, हमने 4th लेक्चर में किया है। पार्शियल प्रेशर क्या है? पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है, याद करो। पार्शियल प्रेशर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस में जो गैस की जितनी क्वांटिटी है वो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है एक दूसरे गैसेस पे, उसको उस मिक्सचर का पार्शियल प्रेशर कहते हैं। कैसा डिनोट करते हैं हम? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर स्मॉल p O2, दिस इज पार्शियल प्रेशर। याद आ रहा ना? प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन प्लस O2 के जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग प्राइमरीली डिपेंड्स अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। पार्शियल प्रेशर का जो फैक्टर है वो बाइंडिंग को अफेक्ट करता है। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज्यादा बाइंडिंग होंगी। सो वी नो इन एल्वेलाई पार्शियल प्रेशर कितना होता है? एल्वेलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 104 mmHg। याद आ रहा ना? तो जहां पे इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा O2 का, वहां पे बाइंडिंग ज्यादा होगी। तो बट ऑब्वियस सबसे ज्यादा बाइंडिंग कहां पे होती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां पैदा होता है? एल्वेलाई में, लंग्स के सरफेस पे। तो Hb मतलब हीमोग्लोबिन, O2 की बाइंडिंग से ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जो प्रोसेस है उसको प्राइमरीली कौन अफेक्ट करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अफेक्ट करता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब ये हो गए प्राइमरी। सेकेंडरी कुछ और फैक्टर्स भी है जो O2 की बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। वो क्या है? लेट्स सी। सेकेंडरी मतलब प्राइमरी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, मतलब हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में सबसे ज्यादा अफेक्ट हस्बैंड वाइफ के नेचर का ही होता है। उसके बाद सेकेंडरी जो आता है इन लॉस का आता है, इसकी माँ ने ये कहा, उसकी ननद ने वो कहा, तो वो सेकेंडरी है। लेकिन पहले अगरचे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सही होगा, वो दोनों एक दूसरों की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो सेकेंडरी का उतना फर्क नहीं पड़ता। ये आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस, मैं एक जनरल नॉलेज के हिसाब से बोल रहा था आप लोगों को। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मेन बाइंडिंग प्राइमरीली डिपेंड होती है ऑक्सीजन के साथ, और सेकेंडरीली यानी दूसरे फैक्टर्स क्या है? दूसरे फैक्टर है जिसमें का पहला फैक्टर है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है वो भी अफेक्ट करता है बाइंडिंग पे। अगरचे जैसे कि टिश्यू लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होता है, वहां पे बाइंडिंग जो है हीमोग्लोबिन की और ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन हो जाएगा। वहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बचेगा नहीं, वहां डिसोसिएशन हो जाएगा, दोनों के बीच में का तलाक हो जाएगा, दोनों के बीच का ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा टिश्यू लेवल पे, जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज द सेकेंडरी फैक्टर। याद रखो, सेकेंडरी फैक्टर ऐसा हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अदर फैक्टर्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये एक आया है। और इसके बाद जो आता है वो है हाइड्रोजन आयन क्या का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन कहां से आ रहा है हमारे बॉडी में? हम आगे एक रिएक्शन देखने वाले हैं। तो हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उसके अंदर CO2 जो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होकर, मैंने बोला ना कि ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट 70%, वो जब बाइकार्बोनेट को तोड़ा जाता है
जब वो एल्वेलाई में आ जाता है, एल्वेलाई में जब वो उसको तोड़ा जाता है तो जब CO2 उसका अलग किया जाता है तब वहां पे ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन आयन्स प्लस वाला हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं। हम वो रिएक्शन देखने वाले हैं। तो हाइड्रोजन आयन वहां पे रिलीज होते हैं, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन अगर से ज्यादा होगा तो भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन ज्यादा होगा। तो टिश्यू लेवल पे ये ऑक्सीजन आयन प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसीलिए टिश्यू लेवल पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसका डिसोसिएशन बढ़ जाता है और वहां पे बाइंडिंग कम होती है, खत्म होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी है ये, और थर्ड है टेम्परेचर। टेम्परेचर, हीट। जब हमारा कोई मसल वर्किंग करता है तो वहां हीट प्रोड्यूस होती है, मसल गर्म हो जाता है, एक्टिव मसल्स गर्म हो जाते हैं, बोलते हैं ना बॉडी हीट बढ़ गई है, या बॉडी एक्सरसाइज करने के बाद हमें बॉडी की हीट बढ़ जाती है, एक्टिव मसल्स की हीट बढ़ जाती है। तो ये टेम्परेचर से भी जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन की और ऑक्सीजन की वो अफेक्ट होती है। तो ये तीन फैक्टर है, एक है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, और थर्ड इज टेम्परेचर। ये तीन सेकेंडरी फैक्टर्स है जो बाइंडिंग पे अफेक्ट करते हैं हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन में ये लोग फैक्टर्स काम करते हैं। समझ में आ रही है बात यहां तक? ठीक है, अब हमारे पास एक ग्राफ है, एक ग्राफ है हमारे पास। अगरचे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करें, कैसा है ग्राफ से हमारे स्टडी में आसानी होती है। स्टैटिस्टिकली हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, डेटा ड्राइव किया जाता है और उसके ऊपर से हम कोई इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो हमारे पास एक हमारे पास ग्राफ है जो एनसीईआरटी में हमारे बुक में दिया गया है। ये एक्स और वाई एक्सिस है। एक एक्सिस पे हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, जैसा कि ये 10, 20, 30, 40, ये ऐसा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। और दूसरी तरफ है परसेंटेज, परसेंटेज का मैं साइन बना देता हूं यहां पे, परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2 ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, ये हमारा दूसरे एक्सिस पे है। तो यहां पे हमें सिग्मोइड, क्या है, सिग्मोइड कर्व हासिल होता है। यहां पे भी ऐसा 10, 20, 30 ये ले लो आप। तो सिग्मोइड कर्व एस शेप, कैसा, एस शेप, ऐसा। तो ये एस शेप सिग्मोइड कर्व हमें मिलता है। तो इससे क्या पता चलता है, जैसा ही पार्शियल प्रेशर हमारा ऑक्सीजन का बढ़ता जाता है उसी तरीके से ये हमारा जो परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने की जो प्रोसेस है वो भी बढ़ता जाता है। तो ये देख सकते हैं आप। तो ये सिग्मोइड कर्व है। अभी क्या है, कहां जाके सैचुरेशन आता है, इसका कोई डिटेल हमारे एनसीईआरटी में नहीं दी गया। हमें सिर्फ ये बताया गया कि ये सिग्मोइड कर्व हासिल होता है ये दो वैल्यूज के ऊपर। पार्शियल प्रेशर जैसा बढ़ेगा वैसा ही हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ने का। अभी हमने देखा ना प्राइमरी फैक्टर क्या है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने का यानी सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। ये जो लिखा है ना, इससे टर्म से डरने का नहीं, परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, ऐसा इतना लंबा, मतलब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की प्रोसेस है। इन शॉर्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की ये प्रोसेस है। तो जैसा पार्शियल प्रेशर बढ़ता है वैसा ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की प्रोसेस बढ़ जाती है। और इसको हमें एक सिग्मोइड कर्व एस शेप दिख रहा है ना, ये हल्का सा, ये एस शेप है, सिग्मोइड कर्व मिलता है। और इस कर्व का और एक नाम है, इसका नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन।
ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये कर्व को, तो अब ये कर्व का फायदा क्या है, ये कर्व से हमें हासिल क्या होता है, इस कर्व से हमको ये हासिल होता है कि इसके ऊपर जो जो फैक्टर्स डिसोसिएशन, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को अलग करने वाले फैक्टर्स, जैसा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन देखा हमने, टेम्परेचर देखा हमने, और हमने देखा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, इसका इफेक्ट होता है डिसोसिएशन, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग करने के प्रोसेस में। तो इसकी स्टडी हम कर सकते हैं कि हाउ मच फैक्टर्स लाइक हाउ मच दे अफेक्ट ऑन दी ऑक्सीजन डिसोसिएशन प्रोसेस, ऑक्सीजन डिसोसिएशन प्रोसेस में हाउ मच दे अफेक्ट, कौन, एक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, दूसरा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और थर्ड टेम्परेचर। ये कितना अफेक्ट करते हैं, हाउ मच, ये हाउ मच अफेक्ट ऑन HB ऑक्सीजन डिसोसिएशन पे, तो हाउ मच दे अफेक्ट, ये कैलकुलेट करने के लिए ये सिग्मॉइड कर्व या ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का हमें फायदा होता है। समझ में आ रही बात? तो यही इसका काम है, इतना ही हमारे एनसीईआरटी में दिया है। सिग्मॉइड कर्व है जिसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कहा जाता है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्मॉइड कर्व, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सिग्मॉइड कर्व, what are the factors that are present in sigmoid curve, x एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे क्या है, ये आपको सवाल आ सकता है। प्लस what are the what is the significance of sigmoid curve, what we can calculate with the reference of sigmoid curve, ये बहुत से क्वेश्चंस इसमें से आपको ये जो टॉपिक है, ये जो बात है वो क्लियर होनी चाहिए कि ये स्टेप है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, ये चीजों को कैलकुलेट करने में काम करता है, ये एक्सिस पे ये है, ये एक्सिस पे ये है, और ये ऐसा है, ये ऐसा है, इतना आपको मालूम होना जरूरी है। समझ में आ रही बात? तो ये कर्व को याद रखो, ये ग्राफ को याद रखो, बार बार ड्रॉ करो, उसके ऊपर लिखो, और उसके टर्म्स को आप ध्यान में रखो। और इसके दो नाम है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और सिग्मॉइड कर्व। एक एक्सिस पे है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो जैसा बढ़ेगा वैसा सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने का जो परसेंटेज है, जो प्रोसेस है, वो भी बढ़ेगा। ये आपको याद रखने की जरूरत है। और ये कर्व से क्या होता है, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है उसको कितना अफेक्ट कर रहे, इसकी स्टडी की जा सकती है, वो अफेक्ट कितना कर रहे। अब हम बात करते हैं कि एल्वोलाई, एट एल्वोलाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज हाई। मैंने देखा, बोला ना 104 mmHg। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट एल्वोलाई इज हाई एंड partial pressure of CO2 is low. Hydrogen ions are also low, concentration उसका कम होता है, और वहां पे टेम्परेचर भी कम होता है, तो ये क्या है, आइडियल है, ये आइडियल है, ये फेवरेबल कंडीशन है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए ये फेवरेबल है, फेवरेबल, आइडियल फेवरेबल कंडीशन है, जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है, hydrogen ion is down, temperature is also low, where alveoli लंग सरफेस पे, जहां पे alveoli प्रेजेंट होता है, वहां पे
ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन है। और एट टिश्यू लेवल, एट टिश्यू लेवल क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डाउन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये जैसा कि हमने देखा था 40 होता है, ये 45 होता है। वो टेबल याद करो। हाँ, तो पार्शियल प्रेशर और वहां पे हाइड्रोजन आयन भी ज्यादा होता है और मसल्स एक्टिवेट होते हैं, अगरचे वर्किंग में होते हैं, और वहां पे टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू अल्वेओलाई ज्यादा होता है, टेम्परेचर वो भी ज्यादा होता है। तो यहां क्या होता है? डिसएसोसिएशन, मतलब वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की, तो वहां पे डिसएसोसिएशन होता है और हीमोग्लोबिन और ऑक्सी का यहाँ पे तलाक होता है, तलाक। ऑक्सीजन अलग, हीमोग्लोबिन अलग, ऑक्सीजन अलग होकर यूज हो जाता है कैटाबोलिक रिएक्शन में, और हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है और वापस आके वापस ऑक्सीजन, मतलब ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, ये फ्री हो जाता है। या फिर CO2 जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें का 20 से 25% कौन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन। ये फ्री हो गया, CO2 भी लाता है। तो बहुत से इसके अंदर, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमारे जितना सिलेबस में है उतना यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ये टिश्यू लेवल पे नॉन फेवरेबल कंडीशन है, वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज डाउन, CO2 इज हाई, पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, टेम्परेचर इज हाई। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एक 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये याद रखो, ये टर्म है 100 ml blood carries 5 ml of O2। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सब 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 पढ़ने वाले। तो अभी यहां पे याद रखने की जरूरत है 100 ml ब्लड 5 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। ये हो गया ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन। ये जो था टॉपिक, ये ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, ये हमने कवर कर लिया। अब हम देखने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ CO2। CO2 ये भाई का ट्रांसफर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये बॉडी में बहुत, ये खुद प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, ये बाहर से आई हुई चीज नहीं है। इसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं करना है, जो बन रहा है उसको सही से ऑब्जर्व भी करना है, और ये हार्मफुल है, हार्मफुल बॉडी के लिए। CO2 इज हार्मफुल, सो इसको बाहर भी छोड़ना है एक्सपीरेशन करके, एक्सपीरेशन, रेस्पिरेशन का एक्सपीरेशन करके बाहर, बॉडी के बाहर छोड़ना है। तो इसका ट्रांसपोर्ट कैसा होता है बॉडी में? हाउ CO2 is being transported in human body? Let's see. So half कवर हो चुका है, हाफ पार्ट ऑफ दी आवर सब टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, उसमें O2 हमने डन कर लिया है। तो अब हम क्या देख रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ CO2, ट्रांसफर ऑफ CO2 को ट्रांसफर कैसा किया जाता है? तो हमने पहले देखा, सबसे पहले 20 to 25% CO2 ट्रांसफर होता है RBC।
सो जैसा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन जब बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। जब CO2 बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ तो क्या बनाता है? वो बनाता है, याद देखो, याद से ध्यान दो, ये टर्म बहुत जरूरी है, कार्ब अमीनो नो कार्ब अमीनो कार्ब अमीनो कार्ब अमीनो, याद रखो, कार्ब अमीनो। आजकल वीडियोज आ रहे हैं ना, कार्ब कम खाओ, कार्ब कम खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाओ, उस पे से याद रखो आप, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। सो 20 से 25% CO2 आरबीसी में कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन के कैरी किया जाता है। CO2 आरबीसी में बाइंड होता है और बनाता है ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और ये बाइंडिंग को कौन अफेक्ट करता है? ये बाइंडिंग को अफेक्ट करता है बट ऑब्वियसली सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा रहेगा उतना कार्ब अमीनो ज्यादा बनेगा। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है? कार्ब अमीनो बनने के लिए बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। और दूसरा मेजर फैक्टर क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, मेजर फैक्टर, ये भी एक फैक्टर है जो कार्ब अमीनो बाइंडिंग जो है CO2 और Hb की, इस पे अफेक्ट करता है। ये बनेगा नहीं बनेगा, कितना बनेगा, ये भी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का उस पे असर होता है। तो ये कार्ब अमीनो कहां बनता है? सीधी सी बात है, टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल पे जहां पे CO2 प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे पार्शियल प्रेशर अभी CO2 का ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम है और हाइड्रोजन आयन वगैरह वहां पे ज्यादा है। वो ज्यादा फैक्टर्स यहाँ पे हम नहीं देखने वाले, खाली पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और O2 यहाँ पे मैटर करते हैं। तो जहां पे टिश्यू लेवल पे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज हाई, वहां पे कार्ब अमीनो का प्रोडक्शन होता है। और जब ये कार्ब अमीनो आता है एल्वुलाई में, एल्वुलाई लंग्स में आता है, लंग्स, तब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज्यादा है, वहां पे डिसएसोसिएशन होता है और CO2 लंग से बाहर एक्सपीरेशन के जरिए बाहर रिलीज हो जाता है। जा जी ले अपनी जिंदगी, बॉडी से बाहर उसको निकाल दिया जाता है। तो ये रिलीज आउट हो जाता है। अब हम देखने वाले हैं, ये तो हो गया, फिर ये CO2 इसके जरिए ये जो बाहर रिलीज हो रहा है वो 20 से 25% ही हो रहा है। बचा हुआ मेजर पार्ट 70% वाला बाइकार्बोनेट। हाँ, तो अब हम देखने वाले हैं सेकंड उसका, वो है 70% CO2 बॉडी में कैरी होता है बाइकार्बोनेट के जरिए। कैसा? मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही 70%, कितना परसेंट? 70%, और 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में। तो ये दोनों भी, प्लाज्मा में वाला और ये जो बाइकार्बोनेट के जरिए बॉडी में जो आ रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है CO2, इनको बाहर भेजने की प्रोसेस क्या है, वो लंग्स तक कैसा कैरी होता है और लंग्स में आके क्या होता है, वो देखने वाले हैं। तो आरबीसी ने बनाया
कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये हो गया 20 से 25%। लेकिन आरबीसी में और एक चीज होती है, एक एंजाइम होती है। क्या होती है? एक एंजाइम होती है जिसका नाम है कार्बोनिक अनाइलेज। अनाइलेज, कार्बोनिक कार्बोनिक अनहाइड्रेस, अनहाइड्रेस, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, ये एक एंजाइम है। एनहाइड्रेस। तो स्टूडेंट कहते हैं सर आप स्पेलिंग पूरी नहीं रखते। यहाँ पे सिखाने के अंदर कैसा है, स्पेलिंग तो आपको एनसीईआरटी में मिल ही जाएगी, मैं उसका प्रोनाउंसिएशन भी कर रहा हूँ, लेकिन लिखने में अगर पूरा लिखते बैठूंगा तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, दूसरी कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी आपको जब मैं फर्स्ट टाइम लिखता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि पूरा लिखूं। ये क्या है? चलो, एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। एंजाइम है, एंजाइम। एंजाइम का काम क्या होता है? रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट। जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, उसमें आएगा एंजाइम, कैटलिस्ट जो आता है ना, वहां पे आएगा। तो अभी समझो आप, एंजाइम का काम क्या है। ये एक बॉडी के अंदर के प्रोटीन्स होते हैं जो रिएक्शंस को कैरी आउट करें। जैसा गाड़ी चलता है, लेकिन गाड़ी के इंजन को रन करने के लिए उसके अंदर ऑयल की जरूरत होती है। ऑयल अच्छा होगा, ग्रीस ज्यादा होगा तो स्मूथली होगा, फास्ट होगा। मतलब 1 मिनट में 1 मॉलिक्यूल हो रहा है, अगर एंजाइम होगा तो वही 1 मिनट में 100 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो एंजाइम का क्या है? कैरी आउट करना, रिएक्शंस को कैरी आउट कराना। तो एक आरबीसी के अंदर क्या होता है, यहां लिख रहा हूं मैं, कार्बोनिक अनहाइड्रेस नाम की एंजाइम होती है। क्या है? एंजाइम। ये आरबीसी के अंदर होती है। तो आरबीसी कार्बो अमाइनो हेमोग्लोबिन बना रहा है, और उसके अंदर एक एंजाइम है, एंजाइम। और वो एंजाइम का क्या काम है वो लिखते हैं। वो एक रिएक्शन कैरी आउट कराती है। ये एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक रिएक्शन कैरी आउट कराती है। वो कौन सी है? ये रिएक्शन आप याद रखो, CO2 प्लस H2O मतलब वाटर। ये रिवर्सिबल है, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है। जैसा होती है ना ट्रेन, नांदेड़ से दिल्ली, दिल्ली से नांदेड़, एक ही ट्रेन है, जाती भी है आती भी है, तो उसके ऊपर लिखा हुआ आता है, इस तरीके का बान होता है, तो रिवर्सिबल ये होता है। और इसके बाद H2CO3 ये प्रोड्यूस होता है। फिर और एक रिएक्शन है इसके आगे, CO3 माइनस प्लस H प्लस। यहां आ गया तुम्हारा हाइड्रोजन आयन। मैं बोल रहा था ना हाइड्रोजन आयन रहता है, ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। तो ये जो प्रोसेस है, ये रिएक्शन जो हो रही है, ये CO2 और CO2 अलग हो रहा है, H2O बन रहा है। कहाँ से? इससे, ये यहां से आ रहा है। तो ये जो है, ये प्रोसेस, ये केमिकल रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके अंदर बाइकार्बोनेट के शक्ल में ये है बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट है, कार्बोनिक एसिड है, बाइकार्बोनेट है, ये रिएक्शन है। तो ये जब बाइकार्बोनेट की शक्ल में ये जब हमारे लंग्स तक आता है, वहां पे कार्बोनिक अनहाइड्रेस जो एंजाइम है, ये
अनहाइड्रेस काम करती है और CO2 अलग हो जाता है और वाटर वहाँ प्रोड्यूस होता है। इसीलिए हमारे भाप में वाटर कंटेंट होता है, मॉइस्ट होता है हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस। तो 70% CO2 ये बाइकार्बोनेट में आके कार्बोनिक अनहाइड्रेस की ये रिएक्शन होने की वजह से बॉडी में चला जाता है। ये होता है टिश्यू लेवल पे, या हाइड्रोजन आयन आ गया, कार्बोनिक एसिड बन गया और उसको वहाँ का पे जो प्रोसेस होके कार्बन, ये भी रिएक्शन जो है ये कार्बोनिक अनहाइड्रेस ही कैरी आउट करती है, फिर ये बन जाता है। और ये जब कैरी होता है 70% फ्रॉम CO2 लेके एल्वेओलाई में आता है और वहाँ पे ये वाली प्रोसेस होती है, ये रिएक्शन होती है और CO2 को रिलीज किया है। तो 20 से 25% कार्बोमाइन और हीमोग्लोबिन के जरिए आया और 70% बाइकार्बोनेट के जरिए लंग्स तक पहुंचा और ये रिएक्शन होके वहां पे छुट गया। लेकिन आरबीसी में ये जो कार्बोनिक अनहाइड्रेस है ये बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी और प्लाज्मा में माइन्यूट कम होता है। किसमें? प्लाज्मा में। क्या? ये कार्बोनिक अनहाइड्रेस ये आरबीसी में ज्यादा होता है और माइन्यूट होता है प्लाज्मा में, कम होता है। ट्रेसेस होते हैं, माइन्यूट मतलब कम से कम जिसे कहा जाता है वो होता है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें इसको जो है सो बाइकार्बोनेट कहा जाता है। टिश्यू लेवल पे CO2 ज्यादा होता है, वहां पे CO2 डिफ्यूज होता है, ब्लड में डिफ्यूज होता है और ये रिएक्शन होती है और उसको कैरी किया जाता है और वहां पे वो बॉडी में से निकल जाता है। और एल्वेओलाई में ये वाली रिएक्शन होती है और CO2 रिलीज हो जाता है। तो ये प्रोसेस याद रखो। और 100 ml of deoxygenated blood carries 4 ml of CO2। वो 5 ml ऑक्सीजन करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड 4 ml ऑफ CO2 होता है। तो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो आज हमने डिटेल में देखा। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग मुझे डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसको वापस से एक बार यहाँ पे ये कर दूंगा। अब ये रिएक्शन वगैरह जो है ये आपको थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस करके याद ही करना पड़ेगा एंजाइम का, क्योंकि ये टॉपिक में इतना ही है। अब इसके डिटेल्स में जाएंगे आप तो आपका जो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। तो सिलेबस में नहीं है तो आपने को कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करने का, जो जितना है उतना। तो एनसीईआरटी में यही है आपके। तो आज हमने ब्रीदिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखा, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों का भी हमने देखा है। तो जूलॉजिक्स में ये आज और एक टॉपिक कवर हो गया है। थैंक यू।